कक्षा 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ क्रमांक 6 प्रकाश का अपवर्तन। परिचय। थोड़ा याद कीजिए। 1. प्रकाश का परावर्तन का क्या अर्थ है? 2. प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं? हमने यह देखा है कि साधारणतः प्रकाश सरल रेखा के गमन करता है। इसी कारण यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आती है तो वस्तु की छाया निर्मित होती है। निर्मित होने वाली छाया स्रोत के सापेक्ष वस्तु के स्थान के कारण कैसे परिवर्तित होती है, इसका भी हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रकाश किरण झुक भी सकती है, यह हम देखने वाले हैं। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, करके देखिए। साहित्य: कांच का ग्लास, 5 रुपए का सिक्का, पेंसिल, धातु के बर्तन इत्यादि। कृति 1। पानी से भरा कांच का एक ग्लास लीजिए। 2. उसमें पेंसिल खड़ी रखकर आधी डुबाइए और पानी में डूबे भाग की मोटाई का अवलोकन कीजिए। 3. अब पेंसिल तिरछी रखकर अवलोकन कीजिए। उपर्युक्त दोनों कृतियों में पानी में पेंसिल की मोटाई बढ़ी हुई दिखाई देती है, तो दूसरी कृति में पानी की सतह के पास पेंसिल के टूटे होने का आभास होता है। ऐसा क्यों होता है? कृति 2। 1. एक धातु के बर्तन में 5 रुपए का सिक्का रखिए। 2. बर्तन के पास से धीरे धीरे दूर जाइए। 3. जिस स्थान पर वह सिक्का दिखाई ना दे उस स्थान पर रुकिए। 4. आप सिक्के की ओर देखते रहिए। 5. आपके मित्र को उस बर्तन में धीरे धीरे पानी इस प्रकार डालने के लिए कहिए कि सिक्के को धक्का ना लगे। पानी का स्तर एक विशेष ऊंचाई तक आने के बाद आपको वह सिक्का पुनः दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? उपर्युक्त दोनों कृतियों में दिखाई देने वाले परिणाम पानी की सतह के पास पानी से बाहर आते समय प्रकाश की दिशा बदलने के कारण घटित होता है। प्रकाश जब एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कृति 3। 1. कांच का आयताकार गुटका कागज पर रखकर पेंसिल की सहायता से उसकी रूपरेखा PQRS खींचिए। आकृति 6.1 देखिए। 2. कांच के गुटके की कोर PQ पर प्रतिच्छेदित करने वाली तिरछी रेखा खींचिए, जो कार PQ पर N बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और उस पर A तथा B 2 ऑल्पिने ऊर्ध्वाधरत लगाइए। 3. जिस कोर की ओर ऑल्पिने लगाई गई हैं, उसके विपरीत कोर से कांच के गुटके से A तथा B ऑल्पिनों के प्रतिबिंब देखिए। इन प्रतिबिंबों की सरल रेखा में 2 ऑल्पिने C तथा D ऊर्ध्वाधरत लगाइए। 4. ऑल्पिनों तथा कांच के गुटके को हटाइए और ऑल्पिनों C तथा D की नोकों से निशानों को जोड़ने वाली रेखा को कोर SR तक बढ़ाइए। वह SR को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। 5. बिंदु M तथा N को मिलाइए। आपतित किरण AN व निर्गत किरण MD का अवलोकन कीजिए। उपर्युक्त कृति में कांच के गुटके के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से कांच माध्यम में प्रवेश करते समय कोर PQ के बिंदु N के पास होता है, तो दूसरा अपवर्तन प्रकाश किरण का कांच माध्यम से हवा माध्यम में प्रवेश करते समय कोर SR के बिंदु N के पास होता है। पहली बार आपतित कोण I तथा दूसरी बार I1 है। ध्यान रखिए,
I1 बराबर R। यहाँ R पहले अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण है। इसी प्रकार अपवर्तन के लिए E अपवर्तन कोण है तथा E बराबर I। कांच के गुटके की दोनों समांतर कोरों PQ तथा SR के पास प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तित होने का परिणाम समान परंतु विपरीत दिशा में होता है। इस कारण कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण MD गुटके पर आने वाली आपतित किरण AN के समांतर दिशा में होती है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के वास्तविक मार्ग से थोड़ी सी विस्थापित हुई दिखाई देती है। सोचिए, 1. प्रकाश जिस वेग से हवा में से जा सकता है, क्या वेग से कांच के गुटके से जा सकता है? 2. सभी माध्यमों के लिए क्या प्रकाश का वेग समान होगा? अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम आकृति 6.2 में दिखाए अनुसार हवा से कांच में जाने वाली किरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ AN आपतित किरण है और NB अपवर्तित किरण है। 1. आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु N स्थित अभिलंब अर्थात CD के विपरीत ओर होती है और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। 2. दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए यहाँ हवा और कांच sin I और sin R का अनुसार स्थिर रहता है। यहाँ I आपतन कोण तथा R अपवर्तन कोण है। sin I भागा sin R बराबर स्थिरांक बराबर n। स्थिरांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण I बराबर 0 उसी रेखा पर आगे आती है। R बराबर 0। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्रकाश किरण का विभिन्न माध्यमों में जाते समय प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिणाम भिन्न भिन्न होता है। वह माध्यम के अपवर्तनांक से संबंधित होता है। विभिन्न माध्यमों के लिए तथा एक ही माध्यम के लिए विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए भी अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। कुछ माध्यमों के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक आगे सारणी में दिए गए हैं। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम में प्रकाश के वेग पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। माना आकृति 6.3 में दर्शाए अनुसार माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है। पहले माध्यम में प्रकाश के वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात का पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक 2n1 कहते हैं। अपवर्तनांक 2n1 बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 भागा दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग v2। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में सापेक्ष पहले माध्यम में अपवर्तनांक का अर्थ है 1n2 = v2 भागा v1। यदि पहला माध्यम निर्वात है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। उसे केवल n कहा जाता है। बताइए तो, यदि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 2n1 है और तीसरे माध्यम का दूसरा माध्यम के बारे में 3n2 होगा तो 3n1 इसका अर्थ क्या है? इसका मान कितना होगा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है
तब वह अभिलंब की ओर झुकती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हटती है। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होता, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बताइए तो। 1. क्या गर्मी के दिनों में रास्ते पर या रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई देने का आभास हुआ है? 2. होली की ज्वाला के दूसरी ओर की कुछ वस्तुओं को क्या आपने हिलते हुए देखा है? ऐसा क्यों होता है? स्थानीय वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन पर थोड़े पैमाने पर प्रभाव होता है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में रास्ते के पास या रेगिस्तान के पृष्ठभाग पर तथा ज्वाला के ऊपर की हवा गर्म होने के वह कारण विरल होती है और उसका अपवर्तनांक कम होता है। ऊंचाई के अनुसार विरलता कम कम होती जाती है और अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। पहले उदाहरण में बदलते हुए अपवर्तन के कारण अपवर्तन के नियमानुसार प्रकाश की दिशा निरंतर बदलती रहती है। आकृति 6.5 में दर्शाए अनुसार दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरण उस वस्तु के जमीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है। इसे ही मृगमरीचिका कहते हैं। दूसरे उदाहरण में बदलने वाले अपवर्तनांक के कारण प्रकाश किरणों की बदलने वाली दिशा के कारण ज्वाला के दूसरी ओर की वस्तु की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है, अर्थात वस्तु के हिलने का आभास होता है। वायुमंडल का प्रकाश के अपवर्तन पर होने वाला परिणाम के कारण तारों का टिमटिमाना घटित होता है। तारे स्वयं प्रकाशित होने के कारण वे चमकते हैं और सूर्य प्रकाश रात में न होने के कारण वे हमें दिखाई देते हैं। तारे बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण प्रकाश के बिंदु स्रोत की भांति महसूस होते हैं। वायुमंडल की हवा का अपवर्तनांक जमीन की ओर जाते समय बढ़ता जाता है क्योंकि हवा का घनत्व बढ़ते जाता है। तारे से आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में से अपवर्तन होते समय तारे का प्रकाश अभिलंब की ओर झुकने के कारण आकृति 6.6 में दिखाए अनुसार तारा उसकी वास्तविक ऊंचाई की अपेक्षा थोड़ी अधिक ऊंचाई पर स्थित महसूस होता है। तारे की यह आभासी स्थिति स्थिर न रहकर थोड़ी बदलती रहती है। इसका कारण यह है कि हवा निरंतर गतिशील रहती है। घनत्व और तापमान परिवर्तन होने के कारण वायुमंडल स्थिर नहीं रहता। इस कारण किसी भी भाग की हवा का अपवर्तनांक निरंतर और आसानी से परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तन के कारण तारों की आभासी स्थिति और प्रखरता लगातार बदलती रहती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि वे हमसे तारों की तुलना में बहुत पास हैं। इस कारण वे बिंदु स्तोत्र न होकर बिंदु स्तोत्रों के समूह होते हैं। वायुमंडल की परिवर्तित हुई स्थिति के कारण इनमें से कुछ बिंदु अधिक चमकदार तो कुछ कम चमकदार दिखाई देते हैं। उनका स्थान भी परिवर्तित होता है, परंतु उनकी औसत चमक स्थिर रहती है तथा उनका औसत स्थान भी स्थिर रहता है। अतः वे टिमटिमाते नहीं हैं। यदि सूर्य क्षितिज से ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि सूर्योदय हुआ है, परंतु आकृति 6.7 में दिखाए अनुसार सूर्य क्षितिज के थोड़े नीचे होने से भी उससे आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से आते समय अपवर्तन होने के कारण वर्क मार्ग से कम तक पहुंचता है। इस कारण हमें सूर्य क्षितिज पर आने के पहले ही दिखाई देने लगता है। ऐसा ही सूर्यास्त के समय भी होता है
और सूर्य हमें क्षितिज के नीचे जाने पर भी थोड़े समय तक दिखता रहता है। प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपके कंपास की प्लास्टिक की स्केल प्रकाश में आंखों के सामने धीरे धीरे तिरछी करके देखिए। आपको प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के विभाजित होने के पश्चात मिलने वाले विभिन्न रंगों का क्रम लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी होता है। आपको विदित ही है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तरंगों का महत्वपूर्ण गुणधर्म तरंग दैर्ध्य होता है। हमारी आंखें जिन तरंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 nm से 700 nm के बीच होती है। इसके बीच की विभिन्न तरंग दैर्ध्य की तरंगे हमें ऊपर लिखे गए विभिन्न रंगों की दिखाई देती हैं। इसमें लाल तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक अर्थात 700 nm के निकट, तो बैंगनी रंग के तरंगों की सबसे कम अर्थात 400 nm के निकट होती हैं। 1 nm बराबर 10⁻⁹ m। निर्वात में सभी आवृत्ति के प्रकाश तरंगों का वेग समान होता है, परंतु पदार्थ माध्यम में इन प्रकाश तरंगों का वेग समान नहीं होता है, अतः वे विभिन्न वेगों से गमन करती हैं। इस कारण माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यद्यपि श्वेत प्रकाश कांच जैसे एक ही माध्यम पर आपतित होता है, तथापि विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तन कोण के माप भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश का भी जब हवा से अन्य किसी अपवर्तनी माध्यम में आपतित होता है, तो वह 7 रंगों के वर्णक्रम में निर्गत होता है। किसी भी पदार्थ माध्यम में प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की प्रक्रिया को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य प्रकाश से वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया था। जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपण होता है, तब आपतित किरणों की तुलना में विभिन्न रंग विभिन्न कोणों से झुकते हैं। बैंगनी रंग सर्वाधिक झुकता है। इस कारण प्रत्येक रंग की किरण अलग अलग मार्गों से बाहर निकलती है और विभक्त होती है। इस प्रकार आकृति 6.8 में दिखाए अनुसार हमें 7 रंगों का वर्णक्रम प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश 6.8 प्रकाश का विक्षेपण। थोड़ा सोचिए। 1. 2 प्रिज्मों की सहायता से श्वेत आपतित प्रकाश से श्वेत निर्गत प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 2. कांच के लोलक लगे हुए झूमर आपने देखे ही हैं। उसमें लगाए गए टंगस्टन बल्ब का प्रकाश प्रिज्म से जाते समय उसका विक्षेपण होता है और हमें रंग बिरंगा वर्णक्रम दिखाई देता है। टंगस्टन बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब लगाया जाए तो क्या इस प्रकार के वर्णक्रम प्राप्त होंगे? आंशिक व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश सघन माध्यम में से विरल माध्यम में गमन करता है, तब उसका आंशिक रूप में परावर्तन होता है, अर्थात परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में पुनः लौटता है। इसे ही आंशिक परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, तो वह अभिलंब से दूर हटता है, अतः आपतन कोण I का मान अपवर्तन R से कम होता है। यह आकृति
6.9 में बाईं ओर दिखाई गई है। यदि हम I का मान बढ़ाते गए तो स्नेल के नियमानुसार R का मान भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक स्थिर है। I के एक विशेष मान के लिए R का मान 90 डिग्री होता है। इस विशेष मान को आंतरिक कोण क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इससे अधिक आपतन कोण वाली किरणों के लिए R का मान 90 डिग्री से अधिक होता है और वे किरणें सघन माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। इस स्थिति में संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। 1n2 बराबर साइन I भागा साइन R पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए I बराबर क्रांतिक कोण, R बराबर 90 अंश, 1n2 बराबर साइन I भागा साइन 90 अंश बराबर साइन I। इसीलिए साइन 90 अंश बराबर 1। प्रकृति का सुंदर इंद्रधनुष का बनना अनेक प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रीकरण है। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों घटनाओं का एकत्रित परिणाम है। मुख्यतः बरसात हो जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। पानी की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब वायुमंडल की पानी सूक्ष्म बूंदों में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तब पानी की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण होता है। उसके पश्चात बूंद के अंदर आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में बूंद से बाहर आते समय पुनः अपवर्तन होता है। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रित परिणाम सप्तरंगी इंद्रधनुष के रूप में देखने को मिलता है। पुस्तक मेरा दोस्त। 1. Why the Sky is Blue, Dr. C.V. Raman Talks About Science, C.V. Raman and Chandralekha. 2. Optics, Principles and Applications, K.K. Sharma. 3. Theoretical Concepts in Physics, M.S. Longer. थोड़ा मनोरंजन। प्लास्टिक का डिब्बा, आईना और पानी का उपयोग करके प्रकाश का विक्षेपण होता है क्या? देखिए। हल किए गए उदाहरण। उदाहरण 1। यदि पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 हो तो प्रकाश का पानी में वेग कितना होगा? प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दत्त V1 = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, N = 1.36, N = V1/V2, 1.36 = 3 × 10⁸ V2 = 3 × 10⁸ by 1.36 = 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उदाहरण 2। यदि एक माध्यम से 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से जाने वाला प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? दत्त V1 = 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, V2 = 0.75 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2n1 = how much? 2n1 = 1.5 × 10⁸ by 0.75 × 10⁸ is equal to